बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज बात करेंगे जो 2 दिन पहले एक बड़ा अफसोसनाक किस्म का वाक़या हुआ तमिलनाडु इंडिया में। जनरल बिपिन रावत और उसके जो उनके स्टाफ मेंबर्स थे, उनकी वाइफ थी, एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मौत वाक़या हुई। एक 14 लोगों में से एक जो कैप्टन है इंडियन एयरफोर्स के, वो अभी ज़ेर इलाज हैं। क्या हुआ, मतलब क्या चीज़ें सामने आई हैं अभी तक, या इसके अलावा इंडियन फोर्सेस के लिए कितना बड़ा धचका है जनरल बिपिन रावत साहब के जाने के बाद? क्या चीज़ें ऐसी हो सकती है जो मुतासिर हो सकती है उनके जाने की वजह से? इन सारी चीज़ों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर। सर डायरेक्टली आऊँगा जनरल बिपिन रावत साहब का जो हादसा था, क्योंकि हादसात ऐसे होते रहते हैं अराउंड द वर्ल्ड। हमने देखा हेलीकॉप्टर के हों या बाकी जहाज़ों के हों, होते रहते हैं। लेकिन इस तरह के जब मतलब आर्मी फोर्सेस के बड़े जनरल्स हों या कोई और इस तरह के हेड ऑफ द स्टेट्स हों, क्या नजर आ रहा है कि अभी तक कोई क्लैरिटी हुई है? क्योंकि रिपोर्ट्स तो लाजमी बात है, वो टाइम लेगी, लेकिन क्या कोई खबर आई है कि क्या हादसे की वजूहात क्या थी जनरल बिपिन साहब के हेलीकॉप्टर का जो क्रैश हुआ? मुझे लगता है हम में से किसी को भी किसी तरह की स्पेकुलेशंस इस पर नहीं करनी चाहिए। जी जब इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी छोटे से छोटी बात का ध्यान लेगी, सैबोटाज का जी ध्यान लेगी, वेदर कंडीशंस का ध्यान लेगी, मशीन का ध्यान रखेगी। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, एक बहुत बड़ी बात है। टेक्निकल पैरामीटर्स, जी पायलट का आपसी कन्वर्सेशन, क्या उन्होंने मेडे करने की कॉल करने की कोशिश करी या नहीं करी, कम्युनिकेशन किस स्प्लिट सेकंड पर जाकर रुके और हम्म, किस वजह से रुके, ये सारे के सारे चीजें जो हैं आपके ब्लैक बॉक्स द्वारा पता चल जाएगा। और ये आपको भी पता है कि डिफेंस फोर्सेस अपनी इंक्वायरी बहुत ट्रांसपेरेंटली करती हैं, ऑनेस्टली जी करती हैं, चीजों को छुपाया नहीं जाता। अदरवाइज आपके सामने एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल है कि हमारा श्रीनगर में एक हेलीकॉप्टर अगर गिर गया तो हमने उसे छुपाया नहीं उस बात को। जी मुझे लगता है बहुत जल्दी ये चीज सबके सामने आ जाएगी। लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है, जिस तरीके के राइट वीडियो फुटेजेस आए हैं कि वो हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखा है, अगर वो फुटेजेस करेक्ट हैं, क्योंकि उनकी भी असेसमेंट होगी, अगर वो फुटेजेस करेक्ट हैं तो इट डज अपीयर टू बी अ वेदर रिलेटेड एंड विजिबिलिटी रिलेटेड एक्सीडेंट। राइट। अच्छा सर, एक तो ये था, मतलब उनके जाने के बाद एक हादसा तो हो गया, अब उसको मतलब कोई भी रिवर्ट नहीं कर सकता। लेकिन मतलब एक बड़ा, मैं भी उनके हवाले से एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक इंटरनेशनल टीवी के वेबसाइट्स पे, बीबीसी के वेबसाइट उस पे लगी हुई थी कि बड़े बहुत ज़्यादा मतलब इत्तेमाद करते थे मोदी जी उनके ऊपर, बड़े कॉन्फिडेंट रहते थे उनको, इसीलिए शायद सीडीएस की पोस्ट क्रिएट की गई, और गालिबन पहले सीडीएस थे ये, क्योंकि इससे पहले ही ओहदा नहीं था। तो कितना आप असर देख रहे हैं उनके जाने के बाद? एक मतलब एक बड़ा इंसिडेंट हुआ और मेरे ख्याल पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को मेरे ख्याल में उसके ऊपर अफसोस है। हिंदुस्तान को तो हो गई यकीनन। आज मैं जो टेलीविजन पे देख रहा था, पाकिस्तान जो चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी अपना कॉन्डोलेंस भेजा, और पूरी दुनिया से मैं देख रहा था कि लोग उनके ऊपर, जनरल बिपिन साहब के ऊपर अफसोस का इजहार कर रहे थे और अपने कंडोलेंसेस पेश कर रहे थे। तो कितना बड़ा दचका है उस चीज को, या मोदी जी की जो पॉलिसी थी, उस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कंडोलेंसेस भेजे हैं। इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी, इसको बोलते हैं दुश्मनी से ऊपर उठना, अपने अपने ओहदे से ऊपर उठना। अगर बाजवा साहब ने कॉन्डोलेंसेस भेजे हैं, उन्होंने अपना ओहदा, अपनी गरिमा, अपने देश की गरिमा बढ़ाई है, जी कम नहीं हुई है। मे बी बिल्कुल। पाकिस्तान से चाइना सीख सकता है, वो सीखे या ना सीखे वो उसकी अपनी मर्जी है। जी जहां बिल्कुल। तक बात है एक वर्ल्ड हुआ है, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के इंसान, जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ बिपिन रावत जी काम करते थे और जितना मैं उन्हें जानता हूं, उस जी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, वर्ल्ड नहीं रखा होगा।
उन्होंने चीजों को ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा होगा कि कभी भी कोई भी किसी भी समय जस्ट उसमें स्टेप इन करे, क्योंकि उन्होंने ढांचा पूरा तैयार करके रख दिया पिछले 2 साल में। उन्होंने वो सारे रोड ब्लॉक्स स्मूदन आउट कर दिए। उन्होंने वो डिफरेंसेस लोगों के, चीफ्स के, सर्विसेज के सुनकर उनको सेटिस्फाई कर दिया। अब तो सिर्फ ये वो वाली बात है कि रेलवे ट्रैक उन्होंने लेआउट कर दिया, आपने सिर्फ अब ट्रेन भगानी है, ट्रेन चलानी है उस पर। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि इट इज नॉट अ इजी थिंग, क्योंकि यस। जहां ढांचा तैयार होता है वो एक अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर भी जब भी गाड़ी चलाई जाती है तो भी फ्रिक्शन आ जाती है। और उसके लिए आपको एक वो लीडर चाहिए जो सही समय पर पुश कर पाए, हार्ड डिसीजन ले पाए, टफ डिसीजन ले पाए, अनपॉपुलर डिसीजन ले पाए। एंड आई थिंक इन तीनों चीजों में बिपिन रावत का नाम सबसे ऊपर रहेगा कि वो टफ डिसीजन, हार्ड डिसीजंस, अनप्लेजेंट डिसीजंस लेने में टाइम कभी नहीं लगाया हुआ। जहां तक मोदी साहब का सवाल है, लेट मी टेल यू, किसी देश का, स्पेशली हमारे देश में ये सिस्टम है कि हमारे देश के कोई भी चीफ एंड अबव गवर्नमेंट के रिलायबल होंगे। मोदी जी के लिए कोई एक आदमी खास रिलायबल होगा, मुझे नहीं लगता है ऐसा होना चाहिए। लेकिन यस, उनका विश्वास रहा होगा कॉम्पिटेंस में, उनका विश्वास रहा होगा एबिलिटी में, कि ये आदमी है, ये मोस्ट सूटेड है इस काम के लिए। अदरवाइज उस समय भी आपको याद होगा जब इनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी तब भी स्पेकुलेशन थे कि एयर वाला होगा, नेवी वाला होगा, आर्मी वाला होगा, वगैरह वगैरह। अभी भी उनके जाने के बाद इमीडिएटली ये स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गए। सो मुझे लगता है कि बिपिन रावत जी सिर्फ मोदी जी की क्लोजनेस के वजह से नहीं सीडीएस बने होंगे, वो अपनी बहुत बड़ी काबिलियत की वजह से बने होंगे। बिल्कुल सही है। इसमें सर कोई शक नहीं है, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचना आसान काम नहीं होता। मतलब हमारे यहाँ जिस तरह पीएमए का कूल से कैडेट्स निकलते हैं और वो कैप्टन, और कैप्टन से मेजर, और फिर कर्नल, और मतलब एक पूरा बहुत लंबा रास्ता है इस लेवल तक पहुंचना। शायद एक मतलब बड़ा हौसला चाहिए और बहुत बड़ा दिल जिगरा चाहिए होता, और बहुत बड़ी मेहनत चाहिए, इसमें मैं कहता हूँ कोई शक नहीं है। और मतलब इस तरह सोल्जर बनना, इसके लिए भी बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। सर एक चीज, चाइना पॉलिसी की बात की जा रही है कि चाइना के ऊपर, मतलब जो चाइना पॉलिसी थी, शायद उसको सबसे ज्यादा बैक हिंदुस्तान तो खैर पूरा कर रहा होगा, लेकिन एज ए सोल्जर जनरल बिपिन साहब कर रहे थे। तो क्या उसमें भी कोई चीज अब ऐसा लग रहा है कि कोई वो मुतासिर हुई होगी? क्योंकि हमने जिस तरह गलवान में देखा, या फिर हमने एलएसी के ऊपर देखा, एक बड़ा टफ टाइम दिया गया चाइना को, और शायद उस वजह से उन्होंने कंडोलेंस भी पेश नहीं किया उनके ऊपर। हालांकि ये एक मेरे ख्याल गेस्चर होना चाहिए, एज ए ह्यूमन होना चाहिए, बाकी सब चीजों से ऊपर जिस तरीके से आपने बात की कि दुश्मनी है या जो भी है, वो साइड पे रखकर मेरे ख्याल में ऐसे मौकों पे करना चाहिए। तो क्या वो पॉलिसी जो है उसको अब मतलब आगे लेके जाया जाएगा, या आपको मतलब नजर नहीं आता इस तरह जिस तरह जनरल बिपिन साहब लेके जा रहे थे? देखिए, जनरल बिपिन रावत को चाइना ब्लेम जरूर कर सकता है कि चाइना इंडिया के रिलेशन, जहां दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के रिलेशन दिखने में बहुत अच्छे चल रहे थे, उस समय बिपिन रावत सर ने अनाउंस किया कि हमें 2.5 फ्रंट की वॉर लड़नी है, और उस 2.5 में पाकिस्तान हमारा एनिमी नंबर 1 नहीं है, चाइना इज आवर एनिमी नंबर 1। उस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना को बुरा जरूर लगा होगा। लगता है अभी थोड़े दिन पहले भी चाइना ने ऑब्जेक्शन किया था कि जब सीडीएस ने ये अनाउंस किया था एक गैदरिंग में कि हमारे को सबसे ज्यादा थ्रेट चाइना से है। बट चाइना को ये बात पता है, हम जब वो थ्रेट की बात कर रहे हैं तो कौन सी थ्रेट की बात हो रही है? लेट मी टेल यू, इकोनॉमिक थ्रेट, लेट मी टेल यू, इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रेट, इंटरनेशनल थ्रेट। इंटरनेशनल में जो लॉबिंग करने की थ्रेट है कि चाइना को लगता होगा इंडिया एंटी चाइना लॉबी करता है, और हमें लगता है कि चाइना एंटी इंडिया लॉबी करता है, वगैरह वगैरह। इसी तरह फोर्सेस की थ्रेट, बिकॉज जिस तरीके से गलवान आपने एग्जांपल दिया, मुझे लगता है चाइना को थोड़ा सा शॉक जरूर लगा होगा कि भाई ये क्या हो गया, ये तो बिना हथियार के भी लड़ने के लिए तैयार है। दे आर प्रिपेयर्ड टू फाइट एंड दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू कंसीड। वो नहीं कर रहे, अब हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा, और डिप्लॉयमेंट भी इतनी लंबी कि चलिए कोई बात नहीं, जो सोचा कभी नहीं गया था
जनरली एक डिवीजन को ऊपर ले जाने में ऐसा समझा जाता था कि 12-14 दिन लगते हैं। यहाँ 10 दिन में आपने देखा कोर की कोर खड़ी हो गई, जिस तरीके से टैंक्स आकर खड़े हो गए, जिस तरीके से गन्स आकर खड़ी हो गई। तो आई थिंक चाइना इज ऑल्सो इन अ स्टेट ऑफ शॉक एंड दे वुड बी कंट्रीब्यूटिंग कि ये सब बिपिन रावत ने कराया है, क्योंकि उसकी वो पीछे से फोर्स थी, तीनों के तीनों फोर्सेस की। देखिए कितनी अजीब बात है, शॉकिंग बात है, फिनोमिनल चेंज है कि उन्होंने मार्कोस को, नेवल मार्कोस को लाकर ले में डिप्लॉय कर दिया। उन्होंने सर्विलेंस एयरक्राफ्ट ऑफ नेवी को लाकर डिप्लॉय कर दिया। उन्होंने स्पीड बोट्स को, नेवल वाली, उनको लाकर पेंगेंगसो में डिप्लॉय कर दिया। जिस तरीके से एयरफोर्स ने सारा एयरलिफ्ट कर दिया, आई थिंक चाइना वुड बी ब्लेमिंग बिपिन रावत सर। लेकिन एट द सेम टाइम बिपिन रावत सर को अगर हम थोड़ा सा भी जानते हैं, उनके जाने के बाद अब ये सारी चीजें और ज्यादा एग्रेशन के साथ करी जाएंगी, क्योंकि जो भी नया बनेगा उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आएगी। उसके पीछे का ये जो बैकग्राउंड है, बिपिन रावत जैसे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड को मैच करना पड़ेगा, उसको आउट मैनेवर करना पड़ेगा। सर कितना प्रेशर होगा जो अगला सीडीएस आएगा, तो कितना प्रेशर होगा उसकी, क्योंकि जनरल बिपिन साहब मतलब पाकिस्तान में बैठकर मेरे ख्याल में तकरीबन सारे लोग उनको जानते थे। नॉर्मली नहीं होता हमारे, मतलब हाँ इतना नहीं शायद लोग जानते हैं, लेकिन उनको, जनरल बिपिन साहब को लोग जानते थे। और उनका जो स्टाइल था, बिलीव मी, मुझे, बल्कि शायद मैंने ट्विटर पे उनकी वो वाली पिक्चर भी लगाई हुई थी, जो साइड पे वो हेड पहन के वो टेढ़ी वाली। और मैं बड़ा, मतलब मुझे बड़ा, शुरू में जब मैंने देखा आज से कई साल पहले, तो मैं क्या पता नहीं ये किस तरह की वो है। फिर मैंने हिंदुस्तानी दोस्त से पूछा, उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ ये पहनी जाती है। और मतलब यकीन करें कि वो मेरे सामने मतलब चल रही होती है। तो कितना प्रेशर होगा इस तरह के, ये मतलब जिस तरह हम क्रिकेट टीम की सर बात करते हैं, बहुत सारे प्लेयर होते हैं, लेकिन हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं होता, हर कोई विराट कोहली नहीं होता। मतलब उनका अपना एक प्रेशर होता है अगली टीमों के ऊपर। तो जो अभी नेक्स्ट सीडीएस आएगा सर, उनके लिए, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा जनरल बिपिन साहब का, कि इतने मतलब एक फेमस आदमी थे और बड़े एक एग्रेसिव आदमी थे वो। दैट हैट इज कॉल्ड एज गोरखा हैट, जो वो डॉन करते थे। एंड बाय द वे, उससे पहले वाले चीफ भी गोरखा हैट पहन रहे थे। अगर आप उनकी हैंडिंग टेकिंग ओवर वो देखें, तो दे बोथ वर फ्रॉम द गोरखा रेजिमेंट। That is as far as the hat is concerned. And let me tell you, Gurkhas are very abnormally proud of that hat. उस hat के ऊपर चीजें हो जाती है। गोरखा ब्रिगेड, हमारी एक आर्टिलरी की भी रेजिमेंट है, उसने भी, गोरखा ब्रिगेड ऑफ इंडिया ने उस रेजिमेंट को भी अडॉप्ट किया और अलाउ किया कि आप भी हैट पहन सकते हैं। So they have their own customs and traditions, which is very, very unique, I can only say. Now coming to the pressure on the new person. मुझे लगता है कि नए आदमी के लिए कुछ चीजें आसान होंगी, क्योंकि जिस तरीके से रोड ब्लॉक्स को, रोड स्पीड ब्रेकर्स को बिपिन रावत जी ने थोड़ा स्मूदन किया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग विल बी लिटिल इजियर एज कंपेयर टू बिपिन रावत सर। जहां तक है तीनों सर्विसेज की, तीनों सर्विसेज के कंसर्न्स, डिफरेंसेस, प्रोटेस्ट, जो मर्जी आए वर्ड ले लीजिए, वो भी उन्होंने काफी हद तक एड्रेस कर लिए। अब तीनों चीफ समझते हैं कि आपकी थिएटर कमांड तो बनेगी। कैसे बनानी है? आपने प्रोटेस्ट कर कर बनानी है, नहीं बनानी है आपने अपने सर्विसेज के कंसर्न उसके बीच में एडजस्ट करने, वो एक अच्छी बात है। लेकिन ये बनेगी, बैटल ग्रुप्स बनकर ही चलेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट है। इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट आर्मी, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। जहां उसे तकलीफ आएगी, जो भी नया इनकम्बेंट होगा, वो है पर्सनालिटी, जो आपने कही। अगर बिपिन रावत को बच्चा बच्चा पाकिस्तान में जानता है, तो उस लेवल का पर्सनालिटी डिस्प्ले करना नए आदमी के लिए शायद डिफिकल्ट हो। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिपिन रावत जैसी पर्सनालिटी, आउटगोइंग पर्सनालिटी, एग्रेसिव पर्सनालिटी, in spite of a very smiling face, he was very easy on taking very tough decisions, harsh decisions, unpleasant decisions. That is the place जहां नया आदमी अपने आप को एक कंपटीशन फेस करेगा कि उसे मैच करना पड़ेगा। But I'm sure it's only matter of time and you will see
कि the new CDS will be as competent, as aggressive, more aggressive, and he will do a great job. बिल्कुल सही है सर। हमारा जो कॉन्डोलेंस है उनकी फैमिली से, या जो जो लोग इस इंसिडेंट में जिनकी मौत वाकया हुई, और जो कैप्टन साहब जो सरवाइव कर गए, उनके लिए भी दुआ है कि वो भी सेहतियाब हो के वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। फकार साहब, याद करिए, हमने आपसे 2 साल पहले कहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में चीजें अच्छी जरूर होंगी सर। आपका चीफ कॉन्डोलेंस भेज रहा है, आप एज अ एंकर कॉन्डोलेंस भेज रहे हैं उन 11 फैमिलीज के लिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। बाय द वे, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो आपसी मतभेद है वो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ऑन ह्यूमैनिटी मैटर्स वी कैन बी टुगेदर। आई थिंक that is where a great precedence has been set by the army chief of Pakistan also, yes, by Pakar also today, कि yes, आप सब लोग हमारे साथ खड़े हैं, उस फैमिलीज के साथ खड़े हैं जिन्होंने आज सब कुछ खो दिया है, और एक दूसरे की मानवता में अगर हम शामिल हैं, टेक माय वर्ड टुडे, इंडिया पाकिस्तान विल बी प्रॉस्परिंग इन द वर्ल्ड। Sure. For sure, sir. Thank you very much, sir, for joining the show, and thank you very much for watching Debate with Fakhar Yousafzai. किसी और डिबेट पे फिर मिलते हैं। Take care and bye.